नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानविंदर सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और मस्त होंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम बता दें कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम पहला सवाल लेके आए हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री से, जो कि कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये दोस्तों 2 नंबर में नहीं तो 4 नंबर में कई बार पूछा गया, 2 या 4 नंबर में तो पूछा ही गया है हर हाल में। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जो हमारा चैनल है, इस चैनल के थ्रू आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ और रीजनिंग की तैयारी कराई जाएगी। जो आगे चल के आप जो भी फॉर्म डालोगे उसमें जो मैथ रीजनिंग आता है तो उसकी हम तैयारी इस चैनल के थ्रू हम कराएंगे। दोस्तों, जो आपकी मैथ है और रीजनिंग है, चाहे वो आपका एसएससी हो या अग्निवीर हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, लेखपाल हो, पुलिस हो, जो भी वैकेंसी आती है उनके लिए जो भी मैथ और रीजनिंग आती है उसकी हम बेहतर से बेहतर तैयारी इस चैनल के थ्रू कराएंगे, चाहे वो आपकी रेलवे क्यों ना हो। अगर दोस्तों इस चैनल के बारे में आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आप इस चैनल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लें। चलिए दोस्तों, हम समय को बर्बाद न करते हुए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है इसमें? दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1। यानी ये है, आपको इस पूरे को हल करके क्या लाना है? एक लाना है। ठीक है, एक लाना है। तो इसका ये वाला जो पार्ट होता है हम इसे कहते हैं दोस्तों LHS और इसे कहते हैं RHS कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड, LHS का मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड, इसे हल करना है और इसे हल करने के बाद क्या लाना? RHS लाना है, यानी एक लाना है। करो हल सोल्यूशन में, ये हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों LHS लेने पर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये दोस्तों हमने ले ली इसकी LHS। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे? देखो ये है क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे? सेक स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला दोस्तों और आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने बीजगणित में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब वो सेम इसी की जगह तरह ये इतना दिख रहा है, ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। हम एक को क्या मान ले? ए मान ले, और साइन थीटा को मान ले बी मान ले। तो हम इसके अनुसार खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी इसकी जगह पे इस फॉर्मूले के अनुसार दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें? सेक स्क्वायर थीटा को ज्यों का त्यों ऐसे ही रखा रहने देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है फार्मूला, आपने पढ़ा होगा। तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा, कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा। खूब अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर चढ़ जाएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख देंगे? 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे।
तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 क्या आ गया तुम्हारा, आर एच एस, क्या आ गया, आर एच एस। इसका मतलब क्या, आपने एल एच एस को हल किया और क्या आ गया आपको, आर एच एस मिल गया। तो इसका मतलब हो जाएगा, अतः हम लिख देंगे, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, ये हो गया आपका प्रूव्ड। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका द्विघात समीकरण से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा मूलों को भी ज्ञात कीजिए। जैसे दोस्तों कंडीशन आपकी आ जाए कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो वैसे ही हमारे दिमाग में तुरंत पहुंच जाना चाहिए कि हमें क्या लगाना है, b² - 4ac लगाना है। क्या लगाना, b² - 4ac। जैसे ही आपको कंडीशन दे दी जाए कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए, प्रकृति के मतलब क्या हो गया, नेचर, यानी वो कैसे है, पर में है, अपर में है, समान है या काल्पनिक है या वास्तविक, ये तो आप पढ़ा ही होगा। तो जैसे ही प्रकृति की बात करें तो वैसे ही हम b² - 4ac लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल आता है ये कि हम b, a और c का मान कहां से लाएंगे। तो b और c का मान कहां से लाएंगे, इस वाली समीकरण, जो आपकी समीकरण दी है। और इसमें लाएंगे कैसे, इसमें दोस्तों लाएंगे ऐसे कि इस समीकरण की जो हम सॉल्यूशन, देखो दोस्तों क्या होता है, यानी जो द्विघात समीकरण है ये आपकी, तो इसकी जो तुलना है हम, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, मानक रूप कौन सा होता है दोस्तों, ax² + bx + c बराबर 0 से हम तुलना करेंगे, वहां से हमें a और b के मान मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे द्विघात समीकरण, यहां पे लिखेंगे द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 बराबर 0 की तुलना ax² + bx और + c बराबर 0 से करने पर, ठीक। अब हम इसकी तुलना इससे करेंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इससे जब करेंगे तो a बराबर, देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, x² है, तो यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे क्या है, a है, ये यहाँ पे क्या है, 9 है, तो इसका मतलब क्या है, a बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे b बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे कितना है, b है, तो यहाँ पे कितना है, 7 है, तो इसका मतलब b बराबर 7 हो जाएगा। ऐसे c बराबर के -2 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे c है, यहाँ पे c की जगह पे क्या है, -2 है, तो c का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फिर मूलों की प्रकृति के लिए, तो प्रकृति के लिए हम एक ही फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, g² - 4ac, ठीक है। इसमें लगाएंगे, अब इसमें मान रख दो b और a और c के तीनों के मान रखो। b का मान कितना है दोस्तों, 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है, सॉरी यहाँ पे b का मान कितना है दोस्तों, 7 है ना, तो 7 रखो, b का स्क्वायर, b का मान कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर, a का मान कितना है, 9 है, यहाँ पे c का मान कितना है, -2 है। 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4 में 36, क्या हो जाएगा, 4 में 36 हो जाएगा। अब ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, माइनस, ये है माइनस, इस माइनस से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 में 36, 36 दूनी 72, क्या हो गया, 72। अब 9 2 11 होगा, 7 4 11 1 12 होगा, जो कि 0 से बड़ा है। यानी जब b² - 4ac का मान जब 0 से बड़ा आ जाता है, तब दोस्तों आपके जो मूल होते हैं वो वास्तविक होंगे और असमान होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक और असमान होते हैं। तो हम लिख देंगे
यहाँ पे अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे। असमान को मतलब एक समान नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। अब देखो जब ये मूल बराबर नहीं है, अब हम क्या करेंगे? अब इस समीकरण के हमें मूल भी ज्ञात करने। क्या करना है? मूल ज्ञात करने। तो हो जाएगा 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 के दोस्तों हमें क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। तो मूल हम दो तरीके से ज्ञात करते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से, ठीक है, दूसरा श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा करते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र में हम क्या है? ए और बी सी के मान रखते हैं, अपने आप मूल आ जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर गुणनखंड विधि से करना है तो गुणनखंड विधि से देखो कैसे करते हैं। पहले जो आपका सी होता है और ए, सी और ए की हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, तो यानी आ गए आपके 18 आ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है? माइनस है। तो हम क्या करेंगे? 18 के 2 भाग करेंगे। क्या करेंगे? 2 भाग करेंगे, जिन्हें गुणा करने पे 18 आ जाए, और ये माइनस है तो जिन्हें घटाने पे कितने आ जाए? 7 आ जाए। ठीक है, अब 2 भाग करो, 2 भाग का मतलब 3 हो गया। 6 और 3, 6 और 3 की गुणा करो, 18 मिल रहा है, और 6 में से 3 घटाओ, 6 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा? 3 आएगा। तो इसका मतलब हमें 18 को 6 3 में नहीं बांटना है। समझ गए बात को? तो यानी हमें किसमें बांटना? 9 दूनी 18। तो हमने 18 को 9 और 2 में डिवाइड कर दिया। कितने कर दिया? 9 और 2 में डिवाइड कर दिया। तो देखो 9 दूनी कितने हो गए? 18 हो गए, और 9 में से 2 गए, कितने बचे? 7 बचे। तो हम 18 को किसमें डिवाइड करेंगे? 9 और 2 में। तो यहाँ पे आ जाएगा 9x² प्लस 9 माइनस के 2 इंटू x माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा 9x² प्लस 9x माइनस के 2x माइनस 2 बराबर 0। अब देखो यहां से हम पहले दो स्टेप 1 2, इन पहले दो से हम कॉमन लेंगे। क्या चीज कॉमन लेंगे? वो चीज कॉमन लेंगे जो दोनों तरफ मिल जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो हमें 9 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है? 9x कॉमन मिल रहा है। तो 9x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो अब कौन बचा? ये वाला बचा, ये वाला बचा। अब इसमें से हम वो चीज कॉमन लेंगे जो हमें ये मिल जाए। समझ गए बात को? अब देखो यहाँ पे कितना है? माइनस के 2 है। कितना है? माइनस के 2। माइनस के 2 में से हम क्या चीज कॉमन ले जो हमें x मिल जाए। समझे? तो इसका मतलब माइनस के 2 में से हम माइनस के 2 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। तो हम ले लेंगे माइनस के 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों? x, और यहाँ से माइनस 2 चला जाएगा तो प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो ये चीज और ये चीज एक जैसी होगी, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 9x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? बारी बारी से एक बार को हम दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 1। एक आपका ये मूल आ गया। दूसरा कौन सा जाएगा? 9x माइनस 2 बराबर 0, तो 9x बराबर 2, तो x बराबर आ जाएगा 2/9। ठीक है, ये माइनस के 2 जब उधर जाएंगे बराबर के उधर, तो ये प्लस के हो जाएंगे, फिर 9x बराबर 2 हो जाएंगे। x बराबर क्या हो जाएगा? 2/9, कि इधर जो 9 है किसमें? गुणा में, दूसरी तरफ जाएंगे बटा पहुंच जाएंगे। तो आपका दूसरा मूल ये हो गया, ये हो गया, ये आपके मूल हो गए। ये आपके मूलों की प्रकृति हो गई। यानी मूल के देखो क्या बताया था हमने? मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। देखो मूल वास्तविक है और असमान है। समझ गए? चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी द्विघात समीकरण से लिया गया, और ये दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट का टिक लगा ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल ये पूछा गया है। दोस्तों इसमें कह रहा है एक आयताकार मैदान है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, का विकर्ण उसकी छोटी भुजा। विकर्ण का मतलब क्या होता है? ये वाला विकर्ण। ये क्या हो? विकर्ण हो गए। ये क्या हो गई? आयताकार मैदान के भुजाएं हो गई। ठीक है,
विकर्ण उसकी छोटी भुजा, छोटी भुजा कौन सी हो गई, ये, बड़ी भुजा कौन सी हो गई, ये हो गई। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं ज्ञात करना है। वो कह रहा है एक मैदान है, कौन सा, कैसा है, आयताकार। तो आयताकार मैदान का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। और जिसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। इसका मतलब क्या हो गया, ये कोण भी और ये कोण भी और ये कोण भी और ये कोण भी सब क्या है, 90 अंश के हैं। क्या है, 90 अंश के हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आयत कहते हैं। ठीक है, और उसका ये हो गया आपका विकर्ण। तो वो कह रहा है, सवाल कह रहा है ये विकर्ण, ये वाली छोटी भुजा है, इससे क्या है, 60 मीटर अधिक है, और ये बड़ी वाली भुजा इससे क्या है, 30 मीटर अधिक है। ये सवाल कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें, जब ये इतना कह रहा है तो हमें उसकी आयताकार भुजाएं ज्ञात करनी, जो आयताकार मैदान है उसकी क्या करनी है, भुजाएं ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुछ भी नहीं पता है तो हम किसी को यक्ष मानेंगे, या तो विकर्ण को यक्ष मान लें, या भुजाएं को यक्ष मान लें, छोटी भुजा को यक्ष मान लें, या फिर बड़ी भुजा को यक्ष मान लें। तो हम बड़ी किसको यक्ष मानेंगे, हम यक्ष उसको मानेंगे जिससे तुलना करी जाती है। अब देखो विकर्ण की तुलना किससे करेगी, छोटी भुजा से, यानी वो किससे बड़ा है, छोटी भुजा से 60 मीटर बड़ा है। ऐसे ही बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो यानी जो बड़ी भुजा है वो भी छोटी भुजा से तुलना करी जा रही। तो हम यहाँ पे जो छोटी भुजा है उसी को हम मान लेंगे यक्ष मीटर मान लेंगे। समझिए क्यों मानेंगे, क्योंकि विकर्ण और बड़ी भुजा की तुलना इसी से की गई है, इसीलिए हम इसको यक्ष मान लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में, माना आयताकार मैदान की छोटी भुजा, मैदान की छोटी भुजा बराबर यक्ष मीटर। ठीक, इतना हमने मान लिया। अब प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है वो हमें देखना है। प्रश्न कह रहा है मैदान का विकर्ण, यानी क्या हो जाएगा, मैदान का विकर्ण। तो हम लिख देंगे मैदान का विकर्ण। तो मैदान का विकर्ण क्या है, वो छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है, तो ये हो जाएगा यक्ष प्लस 60 मीटर। हो गया इतना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मैदान की छोटी बड़ी भुजा, मैदान की बड़ी भुजा, तो ये भी क्या है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये होगी यक्ष प्लस 30, यानी ये इसमें जुड़ जाएगा जाके। हो गया इतना। अब ये तो आपने निकाल लिया जो सवाल कह रहा था। अब इनसे क्या है, आपको यहाँ पे अगर यक्ष का मान मिल जाए तो ये छोटी भुजा और ये छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा ज्ञात हो जाएगी। अब यक्ष का मान हम ज्ञात कैसे करेंगे, अब देखो ये दोस्तों, ये हम यहाँ पे मान रख दे ए बी सी और डी, ये हो गया। अब देखो ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज। क्यों है, क्यों इसलिए है कि ये वाला जो है कोण वो 90 अंश का होता है, यानी समकोण त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जब ये 90 अंश का, तो ये समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज में एक कंडीशन होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें देखो कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो इसका मतलब जो आपका विकर्ण है वो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का मतलब क्या हो गया, कर्ण हो गया आपका एसी, लंब हो गया आपका बीसी और आधार हो गया एबी। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय हो गई। तो AC का मान कितना है, AC आपका विकर्ण है, तो विकर्ण का मतलब हो गया यक्ष
प्लस 60 का स्क्वायर बराबर ए बी। ए बी का मतलब हो गया आपकी ये वाली भुजा, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, यानी ये आपकी है x प्लस 30, यानी बड़ी भुजा है तो ये हो जाएगी x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस बीसी, बीसी आपकी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब इसे हम आप दोस्तों इस फार्मूले से खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम इन दोनों को खोल देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 प्लस से दूनी 12 यानी 120 एक्स, ऐसे ही हम इधर खोलेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 900 और प्लस 60 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब इस फार्मूले को हम मिटा देते हैं दोस्तों, अब आगे हमें जरूरत पड़ेगी और अब देखो यहां से क्या है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, समझ गए बात को। अब क्या है, हम 3600 को और 120 को हम क्या ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो इधर हम जब दोस्तों ले जाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और जब 3600 जाएंगे तो इधर इधर है प्लस के और बराबर की दूसरी तरफ जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, जब ये माइनस को जाएंगे तो 900 में से 36 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2700, कितना हो जाएगा माइनस के 2700 हो जाएगा। ये 120 प्लस के उधर जाएंगे तो काय कर जाएंगे माइनस को जाएंगे, तो माइनस 60 में 60 एक्स में माइनस के 120 जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 60 एक्स बराबर 0। क्यों, अब इधर तो कुछ रहा नहीं, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 60 एक्स और माइनस के 2700 बराबर 0। अब देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे इसमें, इसे या तो श्रीधराचार्य सूत्र से कर लो या फिर आप गुणनखंड विधि द्वारा कर लो। श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे तो उसमें ए और बी के मान रखेंगे, ठीक है। अब हम गुणनखंड से कर रहे हैं तो गुणनखंड में हम क्या करेंगे, जो सी होता है और सी और ए की गुणा करते हैं, तो सी कितना है माइनस 2700, ए कितना 1 है, तो मान ए सी और ए की गुणा कितनी आ गई आपकी 2700 आ गई, कितनी आ गई 2700 आ गई। अब हम क्या करेंगे 2700 के दो भागों में 2700 के हम दो खंड करेंगे, तो जिन्हें गुणा करने पे कितने आ जाए 2700 आ जाए और जिन्हें घटाने पे कितने आ जाए 60 आ जाए, यानी हम 2700 को दो भागों में बांटेंगे, जिनकी गुणा आपस में गुणा करें तो 60 2700 आ जाए और आपस में घटाएं तो कितने आ जाए 60 आ जाए। ठीक, घटाएंगे क्यों, घटाएंगे क्यों, इसलिए कि यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे दोस्तों प्लस होता तो हम इनको जोड़ते, समझ गए बात को। इसके इस चिन्ह के अनुसार जो भी होगा माइनस होगा तो घटा देंगे, प्लस होगा तो जोड़ देंगे। करो तो इसके हम 90 और 30 यानी 90 और 30 की गुणा को 27 आ जाएंगे, 90 से 30 के 60 बचे, तो यानी 27 को हमने किस में बांटा 90 और 30 से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 बराबर 0। इसे खोल दो एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएंगे माइनस के 90 और ये एक्स 90 से गुणा हो जाएगी तो 90 एक्स हो जाएगा, इस माइनस की इस प्लस से गुणा हो जाएगी, ओह सॉरी इस माइनस की इस माइनस से गुणा हो जाएगी प्लस हो जाएगा और 30 एक्स हो जाएंगे माइनस के 2700 बराबर 0। अब यहाँ से दोस्तों देखो हमें क्या चीज कॉमन मिलेगी, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे भी एक्स है तो एक्स हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 90 है पर यहाँ पे 90 नहीं है, तो इसका मतलब 90 हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है सिर्फ एक्स कॉमन मिल रहा है, तो एक्स ले लो कॉमन, तो एक्स माइनस 90 हो गया प्लस, अब देखो 30 एक्स और माइनस 2700 इनमें से हम वो चीज कॉमन लेंगे जो कॉमन लेने के बाद हमें ये चीज मिल जाए, समझ गए। तो यहाँ पे देखो कैसे कॉमन लेंगे, ये 30 एक्स है, 30 एक्स में हम क्या कॉमन ले जो हमें यहाँ पे एक्स मिल जाए, तो इसका मतलब हम यहाँ से 30 गायब करते ना, तो 30 गायब कर देंगे तभी तो हमें ये एक्स मिलेगा, तो 30 कॉमन ले लो। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 30 हमने ले लिया प्लस का कॉमन, तो ये माइनस 90 बराबर 0। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हटाओ यहां से x माइनस 90 और x माइनस 90 क्या हो जाएगा x माइनस 90
और x माइनस 90 हमने कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन ले लिया, तो अंदर कौन बचा, x प्लस 30 बराबर 0। समझ गए बात कितनी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक एक को 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से आपको x माइनस 90 बराबर 0, तो x माइनस x बराबर क्या ये हो जाएगा, x बराबर 90 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 30 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 30 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, x क्या आ गई आपकी, छोटी भुजा आ गई। क्या आ गई, छोटी भुजा आ गई ना। जब छोटी भुजा आ गई तो आपकी बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी, बड़ी भुजा x प्लस 30 है, तो बड़ी भुजा आ जाएगी 90 में 30 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो छोटी भुजा क्या आ गई। हम और एक बात ये भी सीख लो कि यहाँ पे x के मान दो आए, एक 90 आया, दूसरा माइनस 30 आया, तो हम माइनस के 30 ले लेंगे। क्यों, किसी की भी दूरी जो होती है वो माइनस में नहीं होती, वो हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है। तो इसलिए हम x बराबर क्या ले लेंगे, 90 ले लेंगे। तो x जो है आपकी, वो है आपकी छोटी भुजा, तो छोटी भुजा बराबर हो जाएगा 90, तो बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा दोस्तों 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर। ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। ये था आपका दोस्तों द्विघात समीकरण का सवाल, जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, यानी त्रिकोणमिति से लिया गया है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको हम हल करेंगे, क्या करेंगे, इसे दोस्तों इधर जो पार्ट है इसे हम LHS कहते हैं और इस वाले पार्ट को हम RHS कहते हैं। यानी आपको LHS हल करके आपको RHS लाना है, या फिर आप RHS हल करो और आप LHS ले आओ, कुछ किधर से भी कुछ भी कर लो। तो हमें जो LHS है वो हल करने में ज्यादा सरल रहेगा और RHS हल करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिखेंगे कि क्या LHS लेने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा LHS हम ले लेंगे 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप समझो कि सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। सवाल यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए, यानी हम इसको जोड़ रहे हैं। ये तो कह रहा है। अब देखो जोड़ रहे हैं, ये प्लस में बीच का निशान लगा तो इसका मतलब हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे ऐसे, तो ये देखो ये भी क्या भिन्न है और ये भी क्या है, भिन्न है। तो जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं तो उनका दोस्तों करते हैं लासा लेते हैं। लासा किसका लेते हैं, हर का, यानी डिनोमिनेटर का लासा लेते हैं। तो जो लासा होगा हर का, जो लासा लेंगे हम, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी और इसकी सीधे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये पहुंच जाएगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका, 2/। अब देखो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ये आपने एक फार्मूला होगा 1a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने खूब अच्छी तरीके से ये फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पे हम 1 को a मान ले, क्या मान ले, a मान ले, और cos a को मान ले, b मान ले। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये जो है वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, यानी ऐसे करके ये हो जाएगा। समझ गए, ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फिर आगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो यानी हम इसकी जगह पे क्या रख दे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है दोस्तों साइन स्क्वायर ए होता है। तो यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख देंगे
साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ से ये दोस्तों फार्मूले हटा दो, आपने देख ली है अच्छी तरीके से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/साइन स्क्वायर ए। फिर दोस्तों एक फार्मूला होता है कॉसिक ए बराबर 1/साइन ए। खूब पढ़ा होगा। जब दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो कॉसिक स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, 1/साइन स्क्वायर ए। तो ऐसे ही 1/साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉसिक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉसिक स्क्वायर ए। ये आपका क्या आ गया, आर एच एस। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। ये हो गया आपका, प्रूव हो गया सवाल। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये दोस्तों आपका जो सवाल है ये वृत्तों के क्षेत्रफल से लिया गया है। इस सवाल में दोस्तों ये कह रहा है कि ये वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब हो गया वृत्त का चौथा अंश। तो इसका मतलब हो गया ये वाला जो कोण है ये कितने का हो गया, 90 अंश का हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर कह रहा है कि जो इसके अंदर ये जो है ओ, ये वाला ये क्या है, ओ ये मान लो ए बी सी, यानी ओ सी डी ए वर्ग है। क्या है, वर्ग है। तो जिसकी भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि जो छायांकित भाग है तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, जो वृत्त का चतुर्थांश है ये क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। तो हम त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो निकालते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 से। यहाँ पे जो थीटा होता है वो होता है जो केंद्र पे कोण होता है। जो त्रिज्यखंड में जो त्रिज्या होती है जो केंद्र पे कोण बनाती है वो थीटा होता है, और जो आर होती है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ से जो आपका थीटा है वो आपका 90 अंश हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगी, आर होती है दोस्तों वृत्त के केंद्र से वृत्त की परितक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये केंद्र हो गया, ये परितक की दूरी हो गई, क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और त्रिज्या जो है वो क्या है, वो वर्ग का विकर्ण है। क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये त्रिज्या है वो वर्ग का विकर्ण है। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है दोस्तों भुजा रूट 2। क्या होता है, भुजा रूट 2 किसका, वर्ग का विकर्ण होता है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से हम इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्र मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम वही करेंगे, क्या करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे और जो बचेगा वो किसका बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, चलो फिर हम आगे देखो कैसे करते हैं सोल्यूशन। देखो इसका सोल्यूशन में वर्ग की भुजा बराबर कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से जो है चतुर्थांश नहीं, वृत्त की त्रिज्या हमें से मतलब ना, तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। ये तो हमने अभी बताया था, वर्ग का विकर्ण। तो आर बराबर वर्ग का विकर्ण कितना होता है, भुजा रूट 2। भुजा रूट 2 का मतलब भुजा कितनी है आपकी, 20 है, रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से आपका जो थीटा है, थीटा या तो चतुर्थांश के साथ निकाल लो कि चतुर्थांश जो होता है वो केंद्र के 90 अंश का कोण बनाता है, या फिर ऐसे निकालो तो जो वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है। तो इसका मतलब ये भी कोण 90 का होगा, ये भी। तो ये कितने का होगा, 90। तो इसका मतलब हो गया थीटा बराबर 90। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश का त्रिज्यखंड मतलब चतुर्थांश का
क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, पाई का मान हम रख देंगे 22/7 इंटू आर का मान कितना हो जाएगा 20 यानी 400 और थीटा का मान हो जाएगा 90/360। 0 0 काटो, ये हो गए कितने हो गए 36 4 हो गए, 4 से हम 400 को काट देंगे कितने हो गए 16 हो गए। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हम पाई के मान 3.14 रख देंगे, क्यों रखेंगे, यहाँ पे कोई 7 से कटने वाली संख्या नहीं है, तो 3.14 रख दिया, तो इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, जब 100 की हम 3.4 से गुणा करेंगे तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा, कितने को हो जाएगा 20। और सॉरी दोस्तों यहाँ से एक चीज तो गलती ही हो गई, यहाँ पे जो आर है वो आपकी कितनी है 20√3 है, कितनी है 20√2 है, सॉरी कितनी 20√2। तो यहाँ पे जो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और जो 2 होगा उसका √2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसलिए कितना हो जाएगा आपका 314 यानी ये जाएगा 8 और 100 की गुणा 3.14 से करें तो 314 होगा, 14 का मतलब हो गया 28 और 628 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉरी दोस्तों गलत लिखे थे, जो ये आपकी जो त्रिज्या है वो कितनी 20√2 है, ठीक है, तो हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। क्या है, छायांकित भाग का मतलब यही चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है 628, कितना है 628 माइनस 400 बराबर कितना हो जाएगा 628 में 228 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया आपका चतुर्थांश का वो सॉरी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो को आप देख सके। अगर दोस्तों आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी आगे चल के